नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीआरवी न्यूज में। मैं पायल शुक्ला। साल 2014 दिन 26 मई, जब नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। यह भारतीय राजनीति का एक अनूठा मोड़ था और भाजपा ने पहली बार अपने दम पर एक गैर कांग्रेसी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने जा रहे थे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी को देश की सत्ता शीर्ष पर पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई उनकी गुजरात विकास मॉडल ने। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने कृषि और उद्योग इन दोनों के लिए ही सुचारू व्यवस्था की थी। लोकतंत्र में राजनीतिक परिवर्तन खासा महत्व रखता है, क्योंकि जनता यह आस लगाती है कि नई सत्ता उसकी आवाज सुनेगी और उसकी मांग मानी जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का नारा दिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता, पुराने कानूनों का खात्मा, इन नीतियों की बदौलत ही उन्होंने जनता का ऐसा भरोसा हासिल किया कि नोटबंदी जैसे कठोर फैसले का भी आम लोगों ने कोई खास विरोध नहीं किया। जबकि नोटबंदी के चलते आम लोगों को कुछ दिनों तक भारी आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा था। कुछ खास वर्ग ने इसका विरोध जरूर किया था, पर आम जनता इस बात से खुश थी कि प्रधानमंत्री ने गरीबी और अमीर को एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा आर्थिक सुधार के मोर्चे पर मोदी सरकार ने एक दशक से लटके जीएसटी कानून को भी लागू किया, जिससे उद्योग जगत में यह संदेश गया कि नीतिगत अपंगता का युग अब खत्म हो गया है। बेशक इसे लागू करने में शुरू में कुछ समस्याएं हुई, कई संशोधन करने पड़े, पर मोदी एक अच्छी आर्थिक सुधार नीति को लागू करने से नहीं डरे। अब कथनी नहीं करनी पर जोर था। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली छवि पर लोगों का भरोसा बढ़ गया। मोदी सरकार ने किसी भी मंत्री पर अभी तक भ्रष्टाचार को आरोप नहीं लगाया है। देश और जनहित में निरंतर साहसिक फैसले लेने की गति नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में भी जारी रही। दूसरी पारी में इस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर जहां कश्मीरी का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, तो वहीं राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर लंबे समय से उपेक्षित लद्दाख के साथ उन्होंने राजनीतिक न्याय भी किया। कश्मीर के मसले पर जनसंघ एक ऐतिहासिक स्टैंड रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर के मुद्दे पर ही लड़ते हुए नजरबंदी में निधन हुआ था। अनुच्छेद 370 को निरस्त कर पार्टी ने इस मामले में अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता भी दोहराई है। हालांकि इस फैसले का काफी लोगों ने विरोध भी किया, पर मोदी सरकार ने इसे सख्त अंदाज में लागू किया। दूसरे कार्यकाल की अन्य उपलब्धियों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत, जल निकायों के विकास और कायाकल्प के लिए अमृत सरोवर की पहल, मनरेगा दिवस को दोगुना करने, 3 तलाक कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी दिलाने, नागरिकता संशोधन कानून पारित करने और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास करना शामिल है। किसान सम्मान निधि और मुद्रा जात जैसी पहल के बावजूद कृषि क्षेत्र का संकट हालांकि बरकरार रहा और राजस्थान, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में भाजपा सरकार नहीं बन पाई। लेकिन मोदी जी कभी हार नहीं मानते और सतत चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथों से ही संभालते, क्योंकि वह जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनावी सफलता बहुत मायने रखती है। विदेशी नीति के मामले में भी मोदी सरकार के हिस्से में कई सफलताएं। पहली बार शपथ ग्रहण के दौरान ही उन्होंने पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुखों को आमंत्रित कर पड़ोसी प्रथम की नीति का आगाज किया और लुक ईस्ट पर जोर दिया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मोदी की अच्छी मित्रता रही। बदले हुए वैश्विक माहौल में भारत और जापान के बेहतर रिश्ते अब क्वाड की राजनीति में भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र और सीमा पर चीन से तनातनी की स्थिति में अमेरिका भारत का प्रमुख साझेदार बन गया है। अब भारत एक कमजोर और पिछलगू देश नहीं है जो किसी की दया पर निर्भर हो। रूस के साथ भारत के दशकों पुराने ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, इसलिए इस मामले में भारत अमेरिका की भी नहीं सुनता। अपनी स्वतंत्र और दृढ़ विदेश नीति से भारत ने वैश्विक राजनीति में अपनी खास जगह बनाई है। हमारी कई घरेलू दिक्कतें बहुत हैं। देश में गरीबी ज्यादा है, ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि में आय बहुत कम है। जीडीपी में कृषि का योगदान भी कम होता गया है। लागत बढ़ने के कारण कृषि मुनाफे का सौदा नहीं रह गया, इसलिए लोग कृषि क्षेत्र से पलायन करने लगे हैं। लेकिन
अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए जिस कौशल की जरूरत है वैसा हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौशल विकास कार्यक्रम चलाया। अगर भारत को चीन से आर्थिक प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपने श्रमिकों को शिक्षा एवं हुनर से लैस करना होगा। रोजगार का न बढ़ना ही मोदी सरकार की बड़ी विफलताओं में से एक है। कोविड ने समाज और सरकार को ही नहीं, अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इसने लाखों लोगों की नौकरी छीन ली। इस संकट से राष्ट्र धीरे धीरे उबरने लगा था कि यूक्रेन पर रूसी हमले ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका दे दिया। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे महंगाई दर बढ़ने लगी। हालांकि चीन से मोह भंग की स्थिति में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत आने की संभावना बढ़ गई है। यह देखने वाली बात है कि भाजपा सरकार भारत में उपस्थित महंगाई और बेरोजगारियों की समस्या से या इस चुनौती से कैसे निपटती है। वैसे तो आम जनता ने समय समय पर मोदी सरकार को सहायता भी दिया, मतलब सहयोग भी दिया, और साथ ही उन पर अपना एक भरोसा भी बनाया। बावजूद इसके लोगों की आज जग जीवन के कुछ मुद्दों पर आकर टिक गई है। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के साथ ही उसे जमीनी स्तर पर तब्दील करना, यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, साथ ही उनका सबसे बड़ा सपना है। फिलहाल मोदी सरकार के 8 साल की इन 8 योजनाओं पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया या राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे डीआरवी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।